नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एशिया के एक सीनियर ऑफिशियल ने ये कहा है कि जब तक इंडिया अपना जो प्रोजेक्ट 75 आई है उसके डिमांड में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाता, तब तक इस प्रोजेक्ट के साथ फर्दर प्रोसीड नहीं किया जा सकता। इससे पहले जर्मनी और फ्रांस ऑलरेडी पुल आउट कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट से। आपने इस प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है न्यूज़पेपर में काफी बार पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा, प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75 आई। तो ये प्रोजेक्ट है क्या इंपॉर्टेंस है इसकी इंडिया के लिए और क्यों ये कंट्रीज इससे पुल आउट कर रही है, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको ओशियन से घिरा हुआ दिखेगा। इसीलिए कई एनालिस्ट का ये भी कहना है कि जो इंडिया है वो एक मैरीटाइम नेशन है। इंडिया के पास टोटल 7,516.6 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, जिसमें से 5,422.6 किलोमीटर का मेनलैंड कोस्ट लाइन है और 2,094 किलोमीटर का आइसलैंड कोस्ट लाइन है। इतने बड़े कोस्ट लाइन का होने से इंडिया को काफी बेनिफिट्स भी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ वल्नरेबिलिटीज भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। इंडिया के पास जो सबसे बड़ा ओशियन है इसका नाम है इंडियन ओशियन। ये नाम ये बताता है कि इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है इस एरिया में फ्रॉम एंशिएंट टाइम वो कितनी ज्यादा थी। और इस समय की बात करें तो पानी के रास्ते जितना भी ऑयल का ट्रेड होता है उसका 80% इंडियन ओशियन से पास होता है। चाइना और इंडिया दोनों ही एनर्जी हंग्री कंट्रीज है, यानी दोनों के लिए ही ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस इंडियन ओशियन में अगर आप ये पैसिफिक वाला एरिया भी मिला दें तो ये मिला के टोटल 40% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का और 62% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी का शेयर रखता है। तो इन दो कंट्रीज के अलावा पूरे वर्ल्ड के लिए भी ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने इसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंडिया को घेरने के लिए चाइना जो है इंडियन ओशियन में बहुत सी आइसलैंड कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और इनको अपने डेट ट्रैप के जाल में फंसा के इनसे वो करा रहा है जो उनके इंटरेस्ट में हो। इंडिया के भी यहाँ पर इंटरेस्ट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि इंडियन नेवी को इतना कैपेबल बनाया जाए कि वो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठा सके। इसलिए 1997 में एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट 75, जिसमें ये कहा गया कि हम लोग ओवर टाइम 24 सबमरीन बनाएंगे फॉरेन असिस्टेंस के साथ। अभी 1998 में 4 स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदने के लिए फ्रांस से बात चली रही थी, जब तक 1999 में कारगिल वॉर हो गया, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। इसलिए 1999 के वॉर के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 30 साल का सबमरीन बिल्डिंग प्लान अप्रूव कर दिया। इस प्लान में 2 प्रोडक्शन लाइन बनाने की बात की गई थी। एक था प्रोजेक्ट 75, जिसमें थोड़ा लेस एडवांस सबमरीन का प्रोडक्शन किया जाएगा फॉरेन असिस्टेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से। दूसरा था प्रोजेक्ट 75I, जिसमें एडवांस सबमरीन को बनाया जाएगा, जिसमें एआईपी सिस्टम यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी उसमें होगी। ये एआईपी सिस्टम होता क्या है? देखो, सबमरीन ना 2 टाइप की होती है, एक कन्वेंशनल सबमरीन, दूसरा न्यूक्लियर पावर सबमरीन। जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ये ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है और जो कन्वेंशनल सबमरीन है वो उतने टाइम तक पानी के अंदर नहीं रह सकती। इसको बार बार सरफेस पे आना पड़ता है मजबूरी में। इसी कन्वेंशनल सबमरीन में जब एआईपी सिस्टम लगा दिया जाता है, का जो टाइम है पानी के अंदर कंटिन्यूस रहने वो थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए ये कन्वेंशनल सबमरीन में लगाया जाता है। इसके लगाने के बाद जो सबमरीन है वो ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट 6 सबमरीन बनाने की बात की गई। 2006 से प्रोजेक्ट 75 पे काम होना शुरू हुआ, जिसमें जो सबसे पहली सबमरीन थी कैलवरी, इसको लॉन्च किया गया 28 अक्टूबर 2015 में, जिसके बाद 1 मई 2016 को ये कमेंस कर दी गई इंडियन नेवी के लिए। ये सबमरीन बेस्ड थी फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के ऊपर, और इसका जो पहली सबमरीन कालवेरी के नाम कालवेरी क्लास सबमरीन भी कहा जाने लगा। इस क्लास में जो बाकी सबमरीन है उनका नाम है खंदेरी, करंज, वेला। ये तीनों कालवेरी के साथ इस समय नेवी में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, प्लस 2 और सबमरीन इसी क्लास की, वो भी अलग अलग स्टेज पे हैं और 2024 तक कहा जा रहा है उन दोनों को भी इंडक्ट कर दिया जाएगा इंडियन नेवी में। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट था 23,652 करोड़ रुपए, यानी कि 3.6 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास, पूरी 6 सबमरीन का। तो ये था स्टेटस प्रोजेक्ट 75 का अब तक। इसके बाद शुरुआत हुई प्रोजेक्ट 75I की। यहाँ आई स्टैंड करता है इंडिया के लिए। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी उसी टाइम पे लगभग हुई थी, लेकिन बहुत सी वजह से ये तब से टलता आ रहा है। इसके अंदर अभी एक भी सबमरीन नहीं बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट में भी यही कहा गया था कि इंडिया के अंदर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई जाएगी, जिसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होंगी, जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, एंटी शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, लैंड अटैक कैपेबिलिटी, ये सब होंगी इस सबमरीन में। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 43,000 करोड़ रुपए का, यानी कि 5.4 बिलियन यूएस डॉलर का।
इसको बनाने के लिए 2 इंडियन शिपयार्ड को फाइनलाइज किया गया था। पहला था एल&टी शिप बिल्डिंग, दूसरा था माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और 5 फॉरेन पार्टनर्स जिसको ओईएम कहा जाता है उसके रूप में लिस्ट किया गया था। फ्रांस के नेवल ग्रुप को, रशिया के रोसोबोर्नो एक्सपोर्ट को, जर्मनी के थाइसेनक्रप मरीन सिस्टम, कोरिया के डाइवो शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग और स्पेन के नवांतिया ग्रुप को। इसमें से जर्मनी ने तो तुरंत पुल आउट कर लिया था इस प्रोजेक्ट से अगस्त 2021 में। जर्मनी का कहना था कि प्रोजेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी थी और बहुत कम टाइम दिया गया था रिस्पांस करने को, जिसकी वजह से हम लोग टाइम पर रिस्पांस नहीं कर पाए। साथ ही साथ जर्मनी का ये भी कहना था कि इन सबमरीन्स का मैन्युफैक्चर वो कंपनी करेगी इंडिया में जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज है फॉरेन ओईएम पे यानी फॉरेन पार्टनर पे, तो बनाएगी कोई और लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है फॉरेन पार्टनर्स पे यानी कि इस केस में जर्मनी पे। जर्मनी ने एक ये भी रीजन दिया कि इस प्रोजेक्ट में क्लियरिटी बहुत कम है, ये नहीं बताया गया कि कितना जो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना है कितना नहीं। लेकिन हाल में ये सुनने में आ रहा है कि जर्मनी हो सकता है दोबारा एंटर करे इस प्रोजेक्ट में, देखना होगा आगे ये करता है कि नहीं। इसके बाद फ्रांस ने भी लगभग ऐसे ही रीजन देके पुल आउट कर लिया था इस प्रोजेक्ट से। फ्रांस के नेवल ग्रुप का कहना था कि ये जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का जो कि सी प्रूवन हो, यानी कि सिर्फ ओशियन में नहीं सी में भी काम करे, ये टेक्नोलॉजी फ्रांस के पास नहीं है या नहीं प्रोवाइड कर सकता है। और दरअसल ओशियन और सी के डायनेमिक्स में थोड़ा अंतर होता है। ओशियन में जो सॉल्ट का कंटेंट होता है वाटर में वो कम होता है, सी में ये कंटेंट बढ़ जाता है। इसलिए जो प्रोपल्शन सिस्टम जो टेक्नोलॉजी ओशियन में काम करे जरूरी नहीं है कि वो सी में भी काम करे। इसके बाद रशिया ने भी लगभग ऐसे ही रीजन देके फरवरी में इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर दिया और इसीलिए ये जो रशिया के सीनियर ऑफिशियल है इन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया जब तक इसमें फेरबदल नहीं करता है, अपने जो डिमांड है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके नहीं आता है, तब तक इस प्रोजेक्ट के साथ आगे मूव नहीं किया जा सकता। और इंडिया की ये जो सारी डिमांड है इसके बदले में रशिया ने अपना अमोर क्लास सबमरीन का वेरिएंट देने का ऑफर दिया है इंडिया को, जिसमें वो सारी फैसिलिटीज नहीं है जो इंडिया ने डिमांड किया है हम लोग जो सबमरीन बनाएंगे उसमें होनी चाहिए। इसके बाद इंडिया के पास सिर्फ साउथ कोरिया और स्पेन 2 ही कंट्री का ऑप्शन बचा है और हो सकता है इसीलिए इंडिया थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से दोबारा ये जो कंट्रीज हैं ये अपना इंटरेस्ट दिखाएं इस प्रोजेक्ट में। स्पेन की बात करें तो स्पेन का जो नवांतिया ग्रुप है S80+ सबमरीन ऑफर किया है इंडिया को और साउथ कोरिया के दाइवो शिप बिल्डिंग कंपनी ने KSS-3 सबमरीन का एक वेरिएंट ऑफर किया है इंडिया को। आगे देखना होगा कि इंडिया किसके साथ जाता है, इन्हीं में से किसी सबमरीन को चूज करके वो मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करता है या फिर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ला के अपने प्रोजेक्ट में नई सबमरीन बनाने की ओर बढ़ता है। अभी तक की बात करें तो इंडिया के पास टोटल 15 कन्वेंशन और 1 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। 15 सबमरीन में से 7 रशिया की किलो सबमरीन के वेरिएंट है और 4 है जर्मनी का HDW सबमरीन और 4 फ्रांस का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है कि बनाया गया था प्रोजेक्ट 75 के अंदर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इन सब के अलावा एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी है जो कि इंडिजिनियसली बना है जिसका नाम है INS अरिहंत। फ्यूचर में इंडियन ओशियन मेजर सेंटर ऑफ फोकस होने वाला है पूरे वर्ल्ड के लिए और इंडिया हमेशा से इस एरिया के लिए एक डोमिनेंट प्लेयर था और इसको बने रहना पड़ेगा अगर अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने हैं तो इस एरिया में। इसीलिए जरूरत है कि इंडिया अपनी जो नेवी की कैपेबिलिटीज को वो बढ़ाते रहे और अपनी नेवीज को कंटिन्यूसली मजबूत करता रहे, जिसके लिए ये जो दोनों प्रोजेक्ट है ये एक राइट स्टेप है राइट डायरेक्शन में। आगे देखते हैं ये प्रोजेक्ट कितना बेनिफिट पहुंचाता है इंडिया को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।